एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन बोतल के बाहर आ गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जातीय जनगणना कराने के लिए लामबंद हो रही हैं। यहां तक कि एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियों के स्वर भी इस मामले में एक से हैं। अव्वल तो ये कि जिस पार्टी के विधायक बिहार विधानमंडल में जातीय जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पास कराते हैं, उसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले नेता लोकसभा में पूछे एक सवाल पर जवाब देते हुए कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती। हाल ही जब बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा था, तब जातीय जनगणना मामले में केंद्र सरकार के आए जवाब पर खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस दौरान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल उठाया। हालांकि आखिरी दिन बिहार विधानमंडल से एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं के बीच बैठक हुई और तय हुआ कि इस मसले पर प्रधानमंत्री से दोबारा बात की जाएगी। समान विचारधारा वाली सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर जातीय जनगणना कराने का दबाव केंद्र सरकार पर बनाया जाएगा। लेकिन इन तमाम इसने उसने उसको किसको के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक और विकल्प रखा था। तेजस्वी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं होती, तो राज्य सरकार को खुद के खर्च से जातीय जनगणना कराना चाहिए, जैसा कि कर्नाटक सरकार ने करवाया था। लेकिन क्या राज्य सरकार अपने खर्च पर ऐसा करा सकती है, जातीय जनगणना करा सकती है? जवाब है नहीं। लेकिन नहीं क्यों, बता रहे हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर ए के वर्मा। केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। अब इशू ये है कि ये जनगणना जातिगत होती है या नहीं होती है, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि भारत में जब से जनगणना शुरू हुई, आज से लगभग 130 साल हो चुके हैं जनगणना को शुरू हुए, तो जनगणना 1931 तक जातियों की भी जनगणना होती रही है। लेकिन 1931 में जो सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने ये प्रतिवेदन किया कि भाई जातियों की जनगणना से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत उसका मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो जातिगत जनगणना को बंद कर दिया जाए। और तो 1941 से जो जनगणना शुरू हुई, वहाँ से जातियों की जनगणना बंद हो गई है और अब जातिगत जनगणना नहीं होती है। तो संविधान के अनुसार, जब संविधान के जो प्रावधान हैं और जो सेंसस एक्ट बनाया गया 1948 में भारतीय संसद के द्वारा, वो ये कहता है कि जनगणना के सारे अधिकार केवल और केवल भारत सरकार, गृह मंत्रालय और सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर के होंगे। अर्थात राज्यों को जनगणना का किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इन तमाम संवैधानिक रुकावटों के बावजूद साल 2015 में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपने राज्य में करीब 150 करोड़ की लागत में जातीय जनगणना तो कराई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है, यानी सेंसस की रिपोर्ट, कभी सार्वजनिक ही नहीं हुई। जानते हैं क्यों? सुनिए। अगर राज्य जनगणना करना चाहें तो उस जनगणना की कोई संवैधानिक वैधता नहीं होगी। अब कोई राज्य सरकारें यहाँ पे प्रतिबंध तो है नहीं, राज्य सरकारें भी, उनका दायित्व है कि भाई वो अपने स्तर पे कुछ आकलन करती रहें, लेकिन वो सेंसस नहीं करा सकती हैं, वो जातीय जनगणना नहीं करा सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अनऑफिशियली हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हर सरकार को पता होता है कि गांव पंचायत में एक रजिस्टर होता है जिसको कि पंचायत रजिस्टर बोला जाता है, और उस पंचायत में ग्रामीण स्तर पे एक लेखा जोखा होता है कि कौन कितनी जातियां हैं, क्या हैं, लेकिन उसका कंपाइलेशन करके सरकार उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। तो किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार तो है कि वो जातीय जनगणना के बारे में स्वयं को विज्ञ करे, लेकिन उस जनगणना का वो प्रकाशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको प्रकाशन करने का न तो उसको विधिक अधिकार है, न उसको संवैधानिक अधिकार है। तो जैसा आपने डॉक्टर ए के वर्मा से सुना कि राज्य सरकारों के पास पहले से ये आंकड़ा मौजूद है कि कौन सी जातियों की कितनी आबादी है। हर पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी मौजूद रहती है, बस इसे संकलित करने की जरूरत है। वहीं जातियों से जुड़ी मोटा मोटी जानकारी जो है वो नेशनल सैंपल सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के जरिए भी मिल जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसमें मोटा मोटी जानकारी ही मिलती है, क्योंकि सर्वेक्षण में आबादी के एक छोटे हिस्से से जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। वहीं जनगणना देश के हर नागरिक का होता है। उसमें दलितों की जनगणना होती है, दलित, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनगणना होती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि OBC की जनगणना नहीं होती है। तो हमारे यहाँ भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया था
और उस मंच जिसके माध्यम से एनएसएस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रकार से सैंपल वे में जनगणना का प्रयास करता है। और उसने वो बताया कि ओबीसी की जनसंख्या अब उत्तर प्रदेश में लगभग 40% के आसपास है, लेकिन वो सैंपल होता है, वो सेंसस नहीं होता। सेंसस में एक एक मकान की एक व्यक्ति की जनगणना की जाती है, लेकिन सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन केवल सैंपलिंग के आधार पर कुछ निष्कर्ष ड्रॉ करता है। तो इसलिए जो जाति गणना राज्य सरकार करते भी हैं उसका केवल राज्य सरकारों को अपने नीतियों के निर्धारण में कुछ योगदान मिल सकता है, लेकिन उसका न तो प्रकाशन हो सकता है और न उसकी कोई विधिक या संवैधानिक वैधता होगी। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकारें अगर जनगणना कराती भी हैं तो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की नजर में वो असंवैधानिक होगा। अब इतनी बातें तो हो गई, तो फटाफट जनगणना से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। देश में जनगणना की शुरुआत साल 1872 में हुई। साल 1872 से लेकर साल 1931 तक जनगणना में जाति गिनी गई। साल 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आंकड़े संकलित नहीं हो पाए। आजादी के बाद भारत सरकार ने तय किया कि जनगणना में जाति नहीं गिनी जाएगी। हालांकि 1951 में तत्कालीन सरकार के समक्ष भी जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव आया था, जिसे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह कहकर खारिज किया कि जातीय जनगणना कराने से देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता है। हालांकि इस बीच अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना होती रही। संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति को आबादी के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए उनकी आबादी को जानना एक संवैधानिक जरूरत है। जनगणना हर 10 सालों में होती है। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई और अब साल 2021 में जनगणना होने वाली है। लेकिन साल 1991 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तब साल 1931 में हुई जातीय जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, क्योंकि साल 1931 के बाद तो कभी भी ओबीसी वर्ग की अलग से गिनती हुई ही नहीं। जबकि पिछले 2 दशकों में ओबीसी की संख्या जो है वो उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 55% से अधिक ओबीसी वोटरों की संख्या है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, खासकर वैसी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि जिस वर्ग की आबादी लगभग 52 से 55% बताई जाती है, उन्हें केवल 27% आरक्षण ही क्यों मुहैया कराया जाता है। इतनी बड़ी आबादी के बारे में जानकारियां जुटाए बगैर उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना कैसे संभव है? उनका समग्र विकास कैसे संभव है? तो ये वो सवाल हैं जो आरजेडी, जेडीयू, सपा, शिवसेना जैसी तमाम पार्टियां समय समय पर उठाती रही हैं और जातीय जनगणना की मांग करती रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी एक वक्त पर इसके समर्थन में रही, लेकिन फिलहाल पार्टी का क्या रुख है आप सभी जानते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं जिसमें हम जो है आपको विस्तार से कुछ चीज़ें समझाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।